नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जंग जीतना अलग बात होती है, जंग में अपने किरदार को जी जाना बिल्कुल अलग बात होती है। ईरान के स्पीकर कालीबाफ और विदेश मंत्री आराकची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। उनके डेलीगेशन का नाम रखा गया है मिनाब 168, उस शहर के नाम पर जिसकी बच्चियों पर बमबारी की गई थी। इस नाम से इस्लामाबाद में विमान को उतार देना ही अमेरिका के हजारों बमों के हमले का करारा जवाब है। विमान की सीटों पर मिनाब के प्राइमरी स्कूल की बच्चियों की तस्वीरें रखी हैं, किसी सीट पर उनके बैग भी रखे हुए हैं। कालीबाफ ने लिखा है कि इस फ्लाइट पर यह मेरे साथी हैं। सिएरा लियोन में ईरान के दूतावास ने यह तस्वीर जारी की है। एक तरह से कह रही है कि कालीबाफ मिनाब की बच्चियों का डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं। जिनीवा में ईरान के राजनयिक अपने कोट के लपेल पर बच्चियों के बैग के पिन लगाने लगे हैं। मुमकिन है पाकिस्तान में ईरान का दल भी ऐसे पिन लगाए। जब सामने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस होंगे, तब कोट पर लगे ये पिन अमेरिका को याद दिला रहे होंगे कि उन्होंने जंग के पहले दिन 168 बच्चियों पर बम गिराया है। इस अंदाज में वही आता है जो अपनी सभ्यता को पहचानता है, अपने हौसले पर यकीन रखता है। ईरान इस तरह से बता रहा है कि वह बातचीत करने आया है, मगर उसकी नजर नीची नहीं है, नजर मिलाकर करने आया है। बराबरी से मेज पर बैठेगा और विजेता की तरह बात करेगा। मामूली बातचीत नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए और उधर खबरें चलने लगी कि ईरान बातचीत में शामिल नहीं भी हो सकता है। उसकी शर्त थी कि लेबनान पर हमला रुके। ऐसी खबरें चली कि वांस की टीम पहुंच गई और ईरान का इंतजार किया जा रहा है, मगर जियो टीवी का कहना है कि आज सुबह 11 बजे जेडी वांस का विमान इस्लामाबाद लैंड किया है। पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष आसिम मुनीर जब वांस का स्वागत करने गए तो सूट पैंट में थे, मगर जब ईरान की टीम का स्वागत करने गए तो सेना की वर्दी में। इसका एक मतलब यह हो सकता है ईरान की टीम IRGC की है तो मुनीर सेना की वर्दी में गए, अमेरिका की टीम डिप्लोमेट की है तो मुनीर सूट में गए। मुनीर एक ही एयरपोर्ट पर डबल रोल में हैं। खैर, लेबनान को लेकर बातचीत संकट में दिखाई देने लगी। लेबनान पर हमला रोकने का रास्ता निकाला गया। रिपोर्ट आई कि लेबनान और अमेरिका दोनों ने इस्राइल से कहा है कुछ समय के लिए हमला रोक दे। BBC ने रिपोर्ट किया है कि 14 अप्रैल को अमेरिका में लेबनान और इस्राइल के अधिकारी मिल सकते हैं ताकि युद्ध विराम को लेकर बातचीत हो सके और घोषणा हो। युद्ध विराम की घोषणा के बाद लेबनान में हमला रोकने से इनकार करने वाले नेतन्याहू अब युद्ध विराम की बातचीत के लिए अपने अधिकारियों को अमेरिका भेजने वाले हैं। लेबनान और इस्राइल की बातचीत में ईरान तो नहीं था, मगर ईरान का ही मकसद था, ईरान की ही शर्तें थीं। कभी दीवार गिरती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। नुसरत की यह कव्वाली अभी तुरंत सुनिए, ईरान की मिसाइलों को बाद में देखिएगा। कौन पहले आया कौन बाद में, जाने दीजिए। ईरान आ गया है उन तमाम खतरों को नकारते हुए जो बातचीत में शामिल लोगों के सर पर मंडराते हैं। इस्राइल ने कितनी बार बातचीत में शामिल लोगों को मार दिया। अली लारिजानी को मारा जो बातचीत के सूत्रधार हो सकते थे। बाकायदा इस्राइल ने हिट लिस्ट जारी की है और कहा था कि आराकची और कालीबाफ को भी मार देंगे। इसके बाद भी दोनों अपने घर से निकले, सड़कों पर घूमते रहे और अपने वतन से बाहर निकल पड़े। इस्लामाबाद के लिए पहुंच भी गए। यह बात पाकिस्तान की गारंटी और ईरान के हौसले के दास्तान के चैप्टर में सबसे पहले लिखी जाएगी। पाकिस्तान की गुजारिश पर आराकची और कालीबाफ के नाम को हिटलिस्ट से हटाना पड़ा। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा अगर इनकी भी हत्या कर दी गई तो बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। जो अमेरिका ईरान की लीडरशिप को खत्म कर देना चाहता था, उसी ईरान की लीडरशिप के सामने मेज पर बैठा युद्ध रोकने की शर्तों पर कभी आगे होगा कभी पीछे होगा। इसीलिए बात करनी पड़ती है। सितंबर 2025 की बात है। दोहा में जब इस्राइल ने हमास की टीम पर हमला किया, तब वह टीम रिहायशी इलाके में
अलग से रुकी हुई थी। उस समय ट्रंप ने अफसोस जाहिर किया और कहा जब तक हम कतर को अलर्ट कर पाते देर हो चुकी थी। नेतन्याहू को माफी मांगनी पड़ी। इस बार पाकिस्तान ने ईरान की टीम और अमेरिका की टीम को एक ही होटल में ठहराया है। पूरे के पूरे सेरेना होटल को सरकार ने बुक कर लिया। बताइए, एक ही होटल में अमेरिका की टीम और ईरान की टीम, क्या यह अनहोनी को होनी कर देने वाला काम नहीं? एक जगह अमर, अकबर एंड एंथनी तीनों को जमा कर देने का काम नहीं जो पाकिस्तान ने किया? एक होटल में दोनों को ठहरा कर पाकिस्तान ने ईरान की टीम के लिए सुरक्षा की गारंटी हासिल कर ली। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति का दामाद ठहरा है, उपराष्ट्रपति ठहरे हैं, वहां इस्राइल हमला नहीं करेगा। इस्राइल को ऐसे कोई ट्रोल करता है? पाकिस्तान ने उससे बुलाया भी नहीं। एक होटल में दोनों को ठहरा कर इस्राइल को बेरोजगार कर दिया। वह बातचीत में शामिल लोगों को मार नहीं पाएगा। इसी का एक्सपर्ट बना घूम रहा था और इसी में पाकिस्तान ने इस्राइल के हाथ एंड पांव दोनों बांध दिए। ईरान की टीम में 60 से 70 लोग बताए जा रहे हैं। उन्हें अपने जान की परवाह नहीं, बल्कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वतन परस्ती की राह में जान की कोई कीमत नहीं। 30 साल से जिस देश को प्रतिबंधों के सहारे अलग थलग किया गया, उसे झुकाने की कोशिश की गई, वह देश 30 से 40 दिनों में दुनिया को झुकाकर इस्लामाबाद आया है। 21वीं सदी के अब तक के सबसे दिलचस्प इतिहास को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। अपने होने के लिए किसी का शुक्रिया अदा कीजिए। सोचिए, अली खामेनेई जिंदा होते और सामने ट्रंप होते तो उस सूरत हाल को बयां करने के लिए धरती पर कवि कम पड़ जाते। ईरान की संसद के स्पीकर बाकर कालीबाफ के साथ विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, IRGC के पूर्व कमांडर और डिफेंस काउंसिल के सचिव अली अकबर अहमदियान, उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची, सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासर हिम्मती इन 60-70 लोगों की टीम में हैं। इनमें अनुभवी डिप्लोमेट, नेगोशिएटर, फाइनेंस और प्रतिबंधों के एक्सपर्ट, सैन्य अधिकारी, लीगल एडवाइजर, कई तरह के पेशेवर दक्षता वाले लोग हैं। बताया जा रहा है कि इस टीम को पाकिस्तान में फैसले के अधिकार के साथ भेजा गया है। उन्हें तेहरान से बार बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं। ईरान को अपने लोगों पर इतना कॉन्फिडेंस है। ईरान से रवाना होने से पहले स्पीकर कालीबाफ ने कहा, दोनों पार्टी के बीच जो समझौता हुआ था उसमें से 2 बिंदुओं को अभी भी लागू करना बाकी है। लेबनान में सीज फायर और प्रतिबंधों के तहत फ्रीज किया गया ईरान का पैसा जारी करना है। बातचीत शुरू होने से पहले इन दोनों मामले में कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे कौन जाता है बातचीत में इतनी ठसक के साथ? बातचीत के पहले अपनी सभी शर्तों को मान लेने की जिद नहीं थी। ईरान का यह हौसला था। वह बता रहा था कि बातचीत के फेल हो जाने पर अमेरिका के हमले की उसे परवाह नहीं है। ईरान की संपत्ति को प्रतिबंधों के तहत फ्रीज किया गया, उसे जारी करना ही पड़ेगा। शायद इसीलिए इस बातचीत में ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नसार हिम्मती भी हैं। इस्राइल ने तेहरान के एक बैंक पर हमला किया था, कहीं उसका भी हिसाब इसमें शामिल ना हो। बाकर कालीबाफ ईरान के स्पीकर हैं, जैसे ओम बिरला भारत की लोकसभा के स्पीकर हैं। ओम बिरला की प्रोफाइल दुनिया के अखबारों में पिछले 7 वर्षों में जितनी नहीं छपी होगी, उससे कई गुना ज्यादा पिछले 2 दिनों में बाकर कालीबाफ की प्रोफाइल छप गई है। इसका कारण है ईरान की स्पीकर का रोल वहां के ढांचे में भारत से अलग है और स्ट्रेटेजिक है। कालीबाफ का किरदार अलग है। इस्राइल ने सोचा होगा अली खामेनेई को मारकर ईरान में लीडरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन यहां स्पीकर ही लीडर के रूप में उभर कर इस्लामाबाद पहुंच गए। कालीबाफ के बारे में कहा जाता है कि कट्टरपंथी हैं मगर व्यवहार कुशल हैं। अपने स्टैंड से समझौता नहीं करते, लेकिन समझौते का रास्ता भी निकाल लेते हैं, रवैया बदल लेते हैं। ईरान की सेना और राजनीतिक तंत्र में इनकी काफी पहुंच मानी जाती है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के भी करीबी बताए जाते हैं। कहा जा रहा है कि मुज्तबा खामेनेई की तरफ से कालीबाफ को इजाजत है कि वह इस बातचीत की शर्तों को अपनी तरफ से स्वीकार कर सकते हैं या नकार भी सकते हैं।
उन्हें तेहरान से बार बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं कि इस्राइल कहीं इस बातचीत को सुन ना ले, कोई रणनीति ना बना ले। IRGC की वायुसेना के कमांडर रह चुके हैं कालीबाफ, उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट कमांड के चीफ बने, 12 साल तेहरान के मेयर रहे और फिलहाल संसद के स्पीकर हैं। 5 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं। कई प्रमुख नेताओं की हत्या के बाद से कालीबाफ के बयान प्रमुखता से छपने लगे। ट्विटर पर कालीबाफ खुलकर लोहा लेते हैं, साफ साफ चैलेंज करते हैं, पुराने नेताओं की तरह नर्म नहीं। इनके बयानों को हमेशा ही गंभीरता से लिया जाता है, काफी वायरल होते रहते हैं। हमने कालीबाफ के बारे में जो भी बताया वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। कुछ दिन पहले कालीबाफ ने कहा था, अगर अमेरिका का आने वाला डेलीगेशन ईरान के अधिकारों को सही से समझता है, मानता है, तो हम भी उसकी बातों को उदारता से सुनेंगे और मानेंगे, समझौते को पूरा करने में सहयोग करेंगे। अगर अमेरिका इस बातचीत को अंजाम पर पहुंचाने के बजाय किसी तरह के छल करने की कोशिश में है, तो हम अपने हकों की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान की बातों में ट्रंप की तरह अधजल गगरी वाला हाल नहीं। ईरान अपनी एक एक बात को संभल कर संयम के साथ पेश कर रहा है। उसकी किसी बात से नहीं झलकता कि बमबारी से घबराया हुआ है, पीछे हो गया है। बातचीत के लिए रवाना होने से पहले कालीबाफ की यह बात याद रखी जानी चाहिए कि हम बातचीत की कामयाबी चाहते हैं, मगर हम अमेरिका पर यकीन नहीं करते हैं। सैयद अब्बास अराकची के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। ईरान और इराक की जंग में मोर्चे पर गए थे। कई साल से पश्चिम के देशों से बातचीत का तजुर्बा है। 2013 में राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इन्हें डिप्टी विदेश मंत्री बनाया। 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन परमाणु डील के दौरान बातचीत में भी अराकची की बड़ी भूमिका थी। उस बातचीत की अगुवाई विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ कर रहे थे। अराकची उनके साथ थे। 2018 में जब अमेरिका डील से पीछे हटा, तब भी अराकची ने कोशिश की कि डील को फिर से खड़ा किया जाए। 2024 में इन्हें ईरान का विदेश मंत्री बनाया गया। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान चाहते थे कि पश्चिम के लगाए हुए प्रतिबंधों में कुछ रियायतें मिल जाएं, और इस काम के लिए अराकची का चुनाव किया गया। अराकची के बारे में कहा जाता है, ईरान और पश्चिम के देशों में इनकी बहुत मकबूलियत है, स्वीकार्यता है। ईरान के प्रतिनिधि मंडल में आए लोगों की डिग्री की भी चर्चा हो रही है, उसे हम रहने देते हैं। अपने देश के नेताओं की डिग्री का आज तक पता नहीं चला, ना RTI से ना कोर्ट से। ईरान का कौन सा नेता मैथ्स में PhD है, कौन सा फिजिक्स में, यह सब सुनकर क्यों दिल जलाना। जब आप अपने देश के नेता की डिग्री चेक नहीं कर पाए, तो ईरान के नेताओं की डिग्री जानकर क्या करेंगे। बतौर विदेश मंत्री अमेरिका के साथ यह इनका दूसरा युद्ध है। अराकची के बारे में कहा जाता है, फारसी, अरबी, अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में BA किया है, पॉलिटिकल साइंस में MA है, ब्रिटेन की केंट यूनिवर्सिटी से PhD की है। ये सब सुनकर भारत के नेताओं को कॉम्प्लेक्स में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर वोट कटवा कर चुनाव जीत सकते हैं तो वह 1000 डिग्रियों से कहीं बेहतर है। पावर होना चाहिए, प्रेस्टीज भले जाए कुकर में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ईरान का दल असाधारण रूप से बड़ा है। इतना बड़ा दल लेकर आने का मतलब है ईरान अपना कलेजा दिखाना चाहता है। 56 इंच का सीना कि हम सबको लेकर आए हैं, अब डील करो नहीं तो युद्ध होगा। ईरान मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर वली नासिर का कहना है कि ईरान के दल का आकार बता रहा है, वह बातचीत में रोड़े अटकाने नहीं आया है। वह पूरी आधिकारिकता, अथॉरिटी और गंभीरता के साथ इस मेज पर आया है, चाहता है कि अमेरिका के साथ डील हो जाए। इस दल के सदस्यों को देखकर वह संदेश दे रहा है कि ईरान के सबसे शीर्ष स्तर पर बातचीत और डील को लेकर रजामंदी है। यह बहुत बड़ी बात है। ईरान की जनता का अपना ही अलग हौसला है। ट्रंप ने जब बिजली घरों को उड़ा देने की धमकी दी तो जनता बिजली घरों को घेर कर खड़ी हो गई। ईरान में अभी भी उनसे सड़कों पर रहने के लिए कहा जा रहा है। मुस्तफा खामेनेई ने कहा है कि ईरान जीत गया है, ईरान ने चमत्कार कर दिया। ईरान ने अपने पड़ोस में खाड़ी के देशों से कहा है इस चमत्कार को वह भी देख ले। उनसे कहा कि जो अहंकारी शक्तियां उनका शोषण कर रही हैं उनका साथ छोड़ दें। हम किसी भी अपराधी को बिना सजा नहीं छोड़ने वाले। होर्मुज का इंतजाम अब अलग तरीके से किया जाएगा।
राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ईरान के हेल्थ वर्कर का शुक्रिया अदा किया कि जंग के हालात में वे कैसे लोगों की मदद करते रहे। अमेरिका से जो टीम आई है उसमें वांस की कहानी भी दिलचस्प है। 41 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बन गए। जाहिर है वांस के लिए भी यह ऐतिहासिक मौका है। अगर वे डील के साथ लौटते हैं तो ट्रंप के बाद राष्ट्रपति के पद के लिए मजबूत दावेदार बन जाएंगे। उनके वोटर को लगेगा राइट विंग हैं, हार्डलाइनर हैं, मगर होश में रहते हैं, ट्रंप की तरह बड़बड़ाते घबराते नहीं। जेडी वांस को अगर इसराइल का डर कम और अपने अमेरिका के भविष्य की चिंता होगी तो वे भी इस डील को पक्का करना चाहेंगे। वैसे युद्ध का विरोध कर जेडी वांस ने अमेरिका और ग्लोबल मंच पर अपनी अलग पोजीशन बना ली है। 41 साल की उम्र में 75 साल तक होने और मार्गदर्शक मंडल में जाने की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके पास अमेरिका में कहर ढाने के कई मौके होंगे। 2016 में जेडी वांस ने मेमोआ लिखा, हिलबिली एलिजी, मेमोआ ऑफ ए फैमिली एंड कल्चर इन क्राइसिस। हिलबिली मतलब जैसे भारत में गांव के लोगों को देहाती और गंवार कहा जाता है। ओहायो के एक छोटे से शहर में अपने परिवार की कहानी लिखी है। इस इलाके का अमेरिका कैसा है, परेशानियां क्या हैं, आर्थिक हालात कैसे हैं, इस पर नेटफ्लिक्स ने एक फिल्म भी बनाई है। मतलब बंदा प्रतिभाशाली है, सियासत के हिसाब से उल्टा पुल्टा बोलना अलग बात है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को ठीक राह पर रखना और इसके लिए अपने नेता से भी अलग हो जाना, अलग लेवल की समझदारी इसमें दिखाई देती है। 28 फरवरी के हमले के बाद से कई हफ्ते तक जेडी वांस चुप रहे। ट्विटर पर उन्होंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं। जैसा भारत के सारे मंत्री प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट रीट्वीट करने लग जाते हैं, वांस ने वैसा नहीं किया। वांस को कितना भरोसा होगा कि ट्रंप का ट्वीट रीट्वीट नहीं करने के बाद भी उन्हें कोई पद से नहीं हटा सकता। इसी भरोसे से हैरान हो जाता हूं, अमेरिका भारत से इतना अलग क्यों है, भारत के जैसा क्यों नहीं है। भारत में जेडी वांस होते तो उनका ट्विटर अकाउंट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सस्पेंड करवा देता, पता भी नहीं चलता जेडी वांस का पेज कहां गया। इस खबर के बहुत मायने हैं कि जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने प्रेजेंटेशन दी तब वांस मौजूद नहीं थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि वांस ने बहुत कोशिश की कि युद्ध ना हो, लेकिन उन्हें दिखने लगा कि ईरान पर हमला होने जा रहा है तो वे लंबे युद्ध से बचने की सलाह देने लगे। और जब लगा कि ट्रंप बड़ा हमला करेंगे ही तब वांस पीछे हटने लग गए। जब से बातचीत की भूमिका बांधी जाने लगी है तभी से वांस का नाम लिया जाने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर में वांस का भी नाम आया था। ट्रंप ने कहा था कि रूबियो और वांस लगातार बातें करते रहे। मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि युद्ध विराम से पहले वे भारतीय पक्ष के साथ संपर्क में थे। प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर जानकारी दे रहे थे कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है। पिछले 10 सालों में वांस का राजनीतिक ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया है। इस्लामाबाद के लिए निकलने से पहले वांस ने कहा कि अगर ईरान ईमानदारी से बातचीत करना चाहता है तो हम भी हाथ आगे बढ़ाने को तैयार हैं। वांस अमेरिका के उस बड़े वर्ग को भी संदेश दे रहे हैं जो युद्ध के विरोधी हैं। If the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. ट्रंप के बाद रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में वांस को सबसे पहले गिना जाने लगा है। वांस भी नहीं चाहेंगे कि डील फेल हो जाए और अमेरिका के मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगे। अगर ट्रंप की निगाह मिड टर्म चुनाव पर है तो वे भी नहीं चाहेंगे वांस फेल हो जाएं। अगर बातचीत फेल होती है तब ट्रंप कह सकते हैं कि युद्ध विरोधी नेता को आगे भेजकर बातचीत की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए युद्ध जारी रखना पड़ा। ऐसे में वांस की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। फॉक्स न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने वांस से कहा है कि ईरान को साफ साफ कह दिया जाए कि यूरेनियम का संवर्धन नहीं होगा, कोई एनरिचमेंट नहीं होगा। 6 हफ्ते पहले तक ट्रंप के दामाद कुशनर और दूत विटकॉफ ईरान से कह रहे थे आप चाहें तो सिर्फ शांतिपूर्वक इस्तेमाल के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट कर सकते हैं।
उस शर्त को ईरान ने ठुकरा दिया, लेकिन अब वांस एनरिचमेंट को पूरी तरह से बंद करने की शर्त के साथ पहुंच रहे हैं। यह फॉक्स न्यूज के पत्रकार की दी हुई जानकारी है। एक तरह से यह भी बताया जा रहा है कि झगड़ा किस बात को लेकर ज्यादा होगा। ईरान की टीम एकजुट नजर आ रही है, लेकिन यही बात ट्रंप की टीम को लेकर आप नहीं कह सकते। इसी समूह में दो खेमे मौजूद हैं, कुशनर, विटकॉफ और वांस। कुशनर, विटकॉफ को लेकर काफी रिपोर्टिंग हो रही है कि इन दोनों ने खाड़ी के देशों में बहुत पैसे लगाए हैं। कुशनर ने सऊदी अरब से अपनी कंपनी में $2 अरब का निवेश लिया है। अमेरिका की टीम में कौन अमेरिका और कौन इस्राइल की तरफ से खेलेगा, हम और आप अभी देखेंगे। भारत के पत्रकारों का अनुभव बदल गया है। वे एप्स्टीन फाइल्स की खबर को दबा देने, गैस सिलेंडर की समस्या की खबर को दबा देने के एक्सपर्ट हो चुके हैं। खबरों को खोज कर लाने और चौंका देने की आदत उनकी छूट गई है। अमेरिका के पत्रकारों ने एक से एक खबर इस दौरान खोजकर ट्रंप को चैलेंज किया। उनमें से किसी का अकाउंट बंद नहीं हुआ। भारत के मंत्रालय के अधिकारियों को ट्रंप की टीम में चले जाना चाहिए, सबका अकाउंट एक दिन में वहां बंद करवा देंगे। इस्लामाबाद की बातचीत बहुत बड़ी घटना है, हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन फेल होगी तो सबका नुकसान होगा, भारत का भी होगा। शांति से सबको फायदा होगा। जिस जंग में दुनिया के 8 देश शामिल हों, कई देश प्रभावित हों, उस जंग को रोकने की बात पाकिस्तान में हो रही है। भारत में क्या हो रहा है? यहां लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। जब आप इस तरह के छोटे छोटे काम करने लग जाते हैं तो कई बार बड़े काम से ध्यान हट जाता है। कब तक चलेगा? बुलडोजर से घर गिरा देना, वोटर लिस्ट से नाम काट देना, किसी का पेज बंद करवा देना, किसी का वीडियो चैनल बंद करवाकर पेट पर लात मारना। आपको क्यों लगता है कि इससे भारत का नाम हो रहा है? भारत का नाम इससे नहीं हो रहा है। भारत की सबसे खूबसूरत चीज जिसकी कल्पना पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता, वो चीज आपकी आंखों के सामने बर्बाद की जा रही है। उस चीज का नाम है लोकतंत्र, उसका नाम है चुनाव। जिस चुनाव को उत्सव कहा जाता था उसे मातम में बदल दिया गया है। किसने बदला है? कितनी बार नाम लेता रहूं? वीडियो डिलीट करने, पेज बंद कराने की ओछी और छोटी हरकतें करने वाले अपनी आवाज का गला घोंट देते हैं। आलोचना की आवाज ही सबसे सुंदर आवाज होती है, लोकतंत्र की आवाज होती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।